नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं वेद प्रकाश शर्मा जी द्वारा लिखा गया एक मनोरंजक उपन्यास ऑल पिन का खिलाड़ी। अगर आप मेरे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो सुपर थैंक्स के माध्यम से अपनी मर्जी के अनुसार कोई भी अमाउंट डालकर मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। सुपर थैंक्स का बटन आपको वीडियो के नीचे डाउनलोड वाले बटन के साथ में मिलेगा। अब आगे 7 मंजिला इमारत की उस शीर्ष दीवार पर खड़े धनुषकार ने अपनी प्लास्टिक धनुष की डोरी से जोर से खींचा और एक झटके के साथ छोड़ दिया। डोरी का झटका खाकर पतला, नोकीला और जहर से बुझा तार का तीर सू सू की ध्वनि के साथ छत पर भागकर आते व्यक्तियों में से एक के सीने में लगा। उसके कंठ से चीख निकली और वह लड़खड़ाकर गिर गया। आधा तीर उसकी छाती में जा चुका था। एक क्षण उसके 5 साथियों ने ठिठक कर उसे देखा। तभी उनमें से एक, जो संभवतः उनका सरदार था, चीखा, इस बंदर को जाने मत दो, पीछा करो। साथ ही उसके रिवॉल्वर से एक शोला निकला। निशाना था धनुषंकर। किंतु वह करामाती बंदर भला इतनी आसानी से गोली का शिकार होने वाला कब था? विकास जैसे गुरु का चेला, विजय जैसे महान जासूस का सेवक, वह भला इस आसानी से गोली का शिकार कैसे हो जाता? जबरदस्त फुर्ती के साथ दीवार पर उछलकर धनुषकार ने खुद को बचाया। हवा में कलाबाजियां खाकर उसका जिस्म पुनः दीवार पर आ टिका। इसके बाद उछलता हुआ बंदर दीवार पर दौड़ने लगा। वे पांचों धनुषकार की यह हरकत देखकर भौचक्के से रह गए। उन्होंने एक साथ कई फायर धनुषकार पर किए, किंतु वह कुछ इस कदर उछलता हुआ दीवार पर भाग रहा था कि एक भी गोली उसका जिस्म नहीं छू सकी। भागता हुआ धनुषकार सुरक्षित उस पतली सी दीवार को पार कर गया। अब वह दीवार के पार वाली छत पर था, किंतु इस बात को वह अच्छी तरह समझ सकता था कि यह भी उसी इमारत का एक हिस्सा है जिसमें वह अब तक कैद था। अतः अभी तक वह दुश्मनों की पकड़ से बाहर नहीं है। छत पर आने के बाद उसने घूमकर पीछे देखा। उन पांचों में से 2 पतली दीवार पर पहुंच चुके थे। बड़ी सावधानी के साथ धीरे धीरे चलकर वे उस दीवार को पार करने की कोशिश कर रहे थे। धनुषकार ने तुरंत एक तीर निकालकर प्लास्टिक के धनुष पर चढ़ाकर उनमें से एक का निशाना रहकर छोड़ दिया। हवा में सन्नाटा हुआ तीर सीधा उन 2 में से एक की आंख में जा धंसा। उसके कंठ से बेहद मार्मिक चीख निकली और वह दीवार से लुढ़ककर नीचे जा गिरा। धनुषकार अपने मुख से खुशी में डूबी किलकारी निकालता हुआ उछला। उधर दीवार पार करने के प्रयास में लगा दूसरा व्यक्ति अपने साथी का अंजाम देखकर दहल गया। अगर वह तुरंत ही दीवार पर लेटकर चिपक न जाता तो निश्चय ही दीवार के दाएं या बाएं नीचे गिर जाता। दीवार से चिपका हुआ वह बुरी तरह से कांप रहा था। इधर धनुषकार ने जैसे ही दूसरा तीर निकालना चाहा, उसके कान खड़े हो गए। अपने पीछे से उसने भागते कदमों की आहट सुनी थी। गजब की फुर्ती के साथ उछलकर वह मुड़ा। देखा, इस छत के दूसरे सिरे से 3 आदमी हाथों में रिवॉल्वर लिए उसकी तरफ दौड़े चले आ रहे थे। धनुषकार की बुद्धि चकराकर रह गई। अभी वह कुछ निर्णय कर भी नहीं पाया था कि धाएं, सामने से एक गोली चली। इस बार धनुषकार खुद को बचा नहीं सका। गोली उसकी जांघ में घुस गई। उसके मुंह से दर्द में डूबी एक किलकारी निकली और लहराकर छत पर गिर गया। धनुष उसके हाथ से छूट चुका था। सामने से तीनों व्यक्ति रिवॉल्वर संभाले उसकी तरफ ही लपके। छत पर पड़ा धनुषकार जांघ में होने वाली पीड़ा के कारण तड़प रहा था। वे तीनों दौड़ते हुए उसके करीब पहुंचे। तीनों 3 दिशाओं में खड़े होकर धनुषकार को देखने लगे। असहनीय पीड़ा से तड़पते बंदर को देखकर उन तीनों को रहम सा आने लगा। रह रहकर दर्द में डूबी किलकारी उसके मुंह से निकल रही थी। अचानक कमाल कर दिया बंदर ने। वह हो गया जो उन तीनों में से किसी ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। छत के फर्श पर तड़पता हुआ बंदर इस तेजी से उछला कि उन तीनों में से कोई कुछ समझ भी नहीं पाया था। पलक झपकते ही उनमें से एक के जबड़े पर बंदर का ऐसा पड़ा। साथ ही धनुषकार ने उसके हाथ में दबी रिवॉल्वर छीन ली। पलक झपकी, धाएं धाएं, 2 फायर, 2 चीखें। ये चीखें उनकी थी जो कुछ देर पहले धनुषकार की तड़पन पर रहम खा रहे थे। 2 गोलियों ने न सिर्फ दोनों के सीने छलनी कर दिए थे,
बल्कि सीने के अंदर घुसकर आत्मा को इतनी जोर से धक्का मारा था कि आत्माएं जिस्म त्याग कर एक दूसरे का हाथ पकड़े सिर पर पैर रखकर ईश्वरपुरी की तरफ भागी। प्राणहीन जिस्म धम धम करके गिर गए। तीसरा, जिसके हाथ से धनुष्कार ने रिवॉल्वर छीनी थी, अभी वह खड़ा होने का प्रयास कर ही रहा था कि धनुष्कार ने रिवॉल्वर का रुख उसकी तरफ करके ट्रिगर दबा दिया, किंतु सिर्फ क्लिक की हल्की सी आवाज होकर रह गई, यानी रिवॉल्वर खाली हो चुका था। यह भेद वह व्यक्ति भी समझ गया। रिवॉल्वर खाली है, यह जानते ही उसकी हिम्मत बढ़ गई और वह संभल कर खड़ा हो गया। उधर धनुष्कार न सिर्फ साधारण बंदर था, बल्कि विकास जैसे खतरनाक लड़के का चेला था। लड़ने के हर पैंतरे में पूरी तरह माहिर। दुश्मन के झपटते ही वह एक की टांगों के बीच से निकल गया। जोंक में वह व्यक्ति मुंह के बल फर्श पर गिरा। अभी वह संभल भी न पाया था कि उसने महसूस किया बंदर जोर जोर से उसके बाल खींच रहा है। उस वक्त तो वह बौखला कर रह गया जब उसकी गर्दन पर बंदर ने दांत कड़ा दिए। बुरी तरह घबराकर वह चीखने लगा। इधर उधर मचलकर उसने धनुष्कार की पकड़ से मुक्त होना चाहा, किंतु कामयाब न हो सका। न जाने धनुष्कार ने उसकी कनपट्टी की कौन सी नस दबाई कि वह बेहोश हो गया। उसे बेहोश करते ही धनुष्कार उछलकर अलग हो गया। घूमकर उसने दीवार के पार वाली छत पर देखा। वहां मौजूद दुश्मन मूर्खता से उसकी कार्यवाही देख रहे थे। धनुष्कार ने उनसे उलझने की कोशिश नहीं की और लंगड़ाता हुआ छत पर उस तरफ भागने लगा जिधर से ये तीनों आए थे। इस वक्त उसके पास उसका धनुष भी शेष नहीं बचा था। वह किसी भी तरह इन लोगों के बीच से निकल भागना चाहता था। छत के किनारे की दीवार के सहारे सहारे भागते उसकी नजर नीचे सड़क पर पड़ी। नीचे बेहद भीड़ भरा बाजार था। सभी लोग उधर की तरफ देख रहे थे। कदाचित वे एक बंदर को पहली बार इस तरह इंसानों से लड़ता देख रहे थे। देखने वाले लोगों को उसने हैरत में डाल दिया था, किंतु इन बातों की परवाह किए बिना धनुष्कार अपनी पूरी क्षमता के साथ दौड़ता चला जा रहा था। गोली द्वारा जांग में बने घाव की असहनीय पीड़ा को सहता हुआ वह भाग रहा था। हाँ, उसकी चाल में लंगड़ाहट अवश्य थी। जल्दी वह उन सीढ़ियों के करीब पहुंच गया जिनसे वे तीनों व्यक्ति चढ़कर छत पर पहुंचे थे। वह तेजी के साथ उतरता चला गया। सीढ़ियों के बाद उसने खुद को एक गैलरी में पाया। गैलरी में दोनों तरफ सन्नाटा था। धनुष्कार को इस इमारत का भौगोलिक ज्ञान नहीं था। वह यूं ही अनुमान के आधार पर एक तरफ को भाग लिया। इस तरह वह इमारत की तीसरी मंजिल पर आ गया। जैसे ही वह तीसरी और दूसरी मंजिल का जीना उतरना चाहता था, उसने सुनी कुछ आदमियों द्वारा जीने पर चढ़ने की आवाज। वह तेजी से पलटा, बौखलाया, इधर उधर देखा। गैलरी में कमरों की कतारें थी। कुछ सोचकर वह तेजी से एक कमरे की ओर झपटा। कमरे के दरवाजे पर बाहर से लगी सांकल खोलकर वह अंदर दाखिल हो गया। अंदर पहुंचते ही उसने दरवाजा बंद करके चटकनी चढ़ा दी। उसी पर तेजी से दरवाजा खटखटाया गया। धनुष्कार की तेज निगाहों ने जल्दी से कमरे का निरीक्षण किया। कमरा एकदम खाली था। सामान के नाम पर एक सुई तक नहीं। अब बाहर से कमरे का दरवाजा तोड़ने का प्रयास किया जा रहा था। धनुष्कार जानता था कि अगर वह जल्दी ही कमरे से बाहर नहीं निकलता तो दरवाजा तोड़कर दुश्मन अंदर दाखिल हो जाएंगे और फिर उसका इन लोगों के बीच से निकलना असंभव हो जाएगा। अचानक उसकी नजर कमरे की एक बंद खिड़की पर पड़ी। वह झपटा, खिड़की खोली, नीचे झांका। सड़क पर खड़ी भीड़ अभी तक इमारत की तरफ देख रही थी। उसे खिड़की से झांकता देखकर अनेक लोग उसकी तरफ इशारा करके चीख पड़े, वो रहा, वो रहा। सड़क पर अजीब सा समा बना हुआ था। बड़ी गहरी दिलचस्पी के साथ लोग उसे देख रहे थे, किंतु उसका दिमाग तो उधर था जहां से दुश्मन दरवाजा तोड़ने का प्रयास कर रहे थे। उसने देखा खिड़की से थोड़ी ही दूरी पर बिजली का खंभा था। खिड़की से लगी दीवार में एक ऐसी पतली मुंडेर थी कि जिस पर सिर्फ एक बंदर ही चल सकता था। जैसे ही उसने पीछे से दरवाजे के चरमराने की आवाज सुनी, वह तुरंत मुंडेर पर उतर गया। नीचे खड़ी भीड़ में शोर बढ़ा, किंतु उसकी चिंता किए बिना धनुष्कार लंगड़ाता हुआ धीरे धीरे मुंडेर पर बढ़ता ही चला गया। वह सुरक्षित पोल पर पहुंचा, बिजली का तार पकड़ा
और किसी अभ्यस्त बंदर की तरह तार पर उल्टा लटका वह तार पर चलकर सड़क के पार हो गया। भीड़ में उसकी हरकतें देखकर शोर बढ़ता ही जा रहा था। वह सड़क के पार दूसरे पोल पर पहुंच गया। उसी पल इमारत की खिड़की पर रिवॉल्वर हाथ में लिए दो व्यक्ति नजर आए। एक ने फायर किया। गोली धनुष कार के ऊपर से निकल गई। उसने रस्सा पकड़ा और तेजी से नीचे फिसलता चला गया। भीड़ में शोर बढ़ा, किंतु धनुष कार के सड़क पर पहुंचते पहुंचते पोल के पास से भीड़ काई की तरह फट गई। भीड़ शोर ही मचाती रह गई और वह सड़क पर भागता चला गया। जिधर से भी वह भागता, भीड़ फटती चली जाती थी। बहुत से लोग उसके पीछे पीछे दौड़ रहे थे। अचानक धनुष कार को भीड़ में एक मोटरसाइकिल वाला नजर आया। उसने आओ देखा न ताओ और मोटरसाइकिल वाले पर झपट पड़ा। कदाचित मोटरसाइकिल वाले ने इस बात की कल्पना भी नहीं की थी। धनुष कार ने उसके जबड़े पर ऐसा जबरदस्त घूसा रसीद किया कि वह गद्दी से उछलकर दूर जा गिरा। पलक झपकते ही बंदर ने मोटरसाइकिल संभाली, अपनी पूरी ताकत से किक मारी और गद्दी पर बैठकर भाग लिया। देखने वाले दांतों तले उंगली दबाकर रह गए। कोई कहता सर्कस का बंदर है, कोई कहता कमाल का बंदर है, लेकिन किसी की समझ में यह नहीं आ रहा था कि कुछ लोग बंदर के पीछे पड़े क्यों हैं। क्यों कुछ लोग बंदर जैसे जानवर को रिवॉल्वर से मार देना चाहते हैं। सब सोचते ही रह गए और धनुषकार मोटरसाइकिल पर सवार भागता ही चला गया। कुछ ही देर बाद वह उस भीड़ वाले इलाके से निकल गया। अब वह एक दूसरी सड़क पर अन्य वाहनों की तरह अपनी मोटरसाइकिल भगाए ले जा रहा था, किंतु वह जिधर से भी निकलता और लोग ये देखते कि एक बंदर मोटरसाइकिल चला रहा है तो हैरत से रुक रुक कर उसे देखने लगते, मगर किसी की भी परवाह किए बिना वह मोटरसाइकिल की गति बढ़ाता चला जा रहा था। अचानक उसकी नजर एक पोस्ट ऑफिस पर पड़ी। न जाने क्यों सोचकर उसने पोस्ट ऑफिस के दरवाजे पर जोर से ब्रेक मारा। मोटरसाइकिल रुकी। उसे स्टैंड पर खड़ी करने की कोई भी कोशिश किए बिना वह गद्दी से उछला, पोस्ट ऑफिस में दाखिल हो गया। राहगीर और पोस्ट ऑफिस में मौजूद लोग अभी कुछ समझ भी नहीं पाए थे कि धनुषकार प्लेटें पढ़ता चला गया। वह उस काउंटर पर झपटा जिस पर टंगी प्लेट पर लिखा था, टिकट यहाँ मिलते हैं। जैसे ही काउंटर पर झपटा, क्लर्क बुरी तरह चीख कर कुर्सी सहित पीछे उलट गया। पोस्ट ऑफिस में जैसे एकदम हंगामा सा उठ खड़ा हुआ। धनुषकार ने एक 25 पैसे वाला लिफाफा उठाया और किसी भी हंगामे की चिंता बिना काउंटर से दूर पोस्ट ऑफिस से बाहर भागने लगा। पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी और ग्राहक हैरत से उसे देखने और हंगामा करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। लिफाफा अपनी कोट की जेब में डालकर धनुषकार बाहर निकल आया। बाहर इस बीच काफी भीड़ जमा हो चुकी थी। जिस मोटरसाइकिल पर धनुषकार यहाँ तक आया था वह वहीं पड़ी थी। बाहर निकलकर वह यूं ही लंगड़ाता हुआ एक तरफ को भागा। जिधर वह जाता भीड़ फटती चली जाती। इस बार उसने एक स्कूटर चालक का स्कूटर छीना और उस पर सवार होकर वहां से भी भाग लिया। देखने वाले हैरत में ही रह गए। बड़ी कठिनता से 2 घंटे बाद वह शहर से बाहर खेतों में आ गया। स्कूटर छोड़कर वह पैदल ही खेतों में भागने लगा। खेतों में काम करने वाले किसानों ने उसे साधारण बंदर ही समझा और उसकी तरफ कुछ खास ध्यान नहीं दिया। इस तरह वह एक ऐसे स्थान पर पहुंच गया जहां वृक्षों की बहुतायत थी। एक वृक्ष की डाल पर बैठकर वह अपनी उखड़ी हुई सांस पर काबू पाने की कोशिश करने लगा। कुछ देर तक वह आराम से बैठा, न जाने क्या सोचता रहा। फिर उसने अपनी जेब से डायरी और पेन निकाला। कोई 3 मिनट तक डायरी के पन्नों पर कुछ लिखता रहा। लिखे हुए पेज फाड़कर उसने पोस्ट ऑफिस वाले लिफाफे में डाली और थूक सी लिफाफा चिपका दिया। लिफाफा उसने अपने कोट की जेब में डाला और वृक्ष की डाल पर बैठकर कराहने लगा। कदाचित उसकी यह कराहट जांग पर बने घाव की वजह से थी। अचानक उसके दिमाग में न जाने क्या आया कि कोट की अंदरूनी जेब से चाकू निकाल लिया और इसके बाद उस बंदर ने जो कुछ किया वह कमाल का साहसिक काम था। बड़े बड़े बहादुर वह काम नहीं कर पाए जो धनुषकार ने करना शुरू किया। उसने चाकू की नोक अपने घाव के अंदर डाली। कंठ से दर्द में डूबी एक चीख निकल पड़ी, परंतु उसने चाकू का आधा फल अपनी जांग में घुसेड़ दिया। दर्द के आने के भाव उसके चेहरे पर उभरने लगे। चेहरे पर पसीना उभर आया। चेहरे पर दर्द की रेखाएं खिंची थी। जिस्म कांप रहा था।
मन तड़प रहा था, मुंह करहा रहा था, किंतु जालिम का हाथ अपने हाथ में दबे चाकू से अपने ही घाव में गोली की तलाश में घूम रहा था और एक झटके के साथ उसने चाकू की नोक से गोली जांग से बाहर निकाल दी। गोली बाहर निकलते ही दर्द से तड़पते धनुषकार के कंठ से ऐसी चीख निकली कि जंगल दहल कर रह गया। उसके हाथ से छूटकर चाकू पेड़ से नीचे जा गिरा। अपनी छोटी सी कमीज की आस्तीन फाड़कर जांग पर बांधी और डाल पर लेट गया। वह जानता था कि इस वक्त उसे आराम की सख्त जरूरत है। उसने कोई 2 घंटे आराम किया। इस बीच उसे नींद आ गई। अचानक किसी कार के ब्रेकों की चरमराहट ने उसकी आंखें खोल दी। वह चौंक कर डाल पर बैठा। उसने देखा, इस पेड़ से थोड़ी दूरी पर एक काली कार अभी अभी रुकी थी। उसके देखते ही देखते उस कार से 5 आदमी निकल आए। वह पांचों को पहचान गया। ये उन्हीं में से 5 थे जिन्होंने उसे कैद किया था। धनुषकार सतर्क हो उठा, खुद को वृक्ष के पत्तों में छुपाने की कोशिश करने लगा। उसकी नजर बराबर उन्हीं 5 पर थी। मेरे ख्याल से वह इन्हीं पेड़ों में से किसी पर छुपा बैठा होगा, उनमें से एक बोला। हाँ, खेतों में काम करते किसानों ने तो यही बताया है कि उन्होंने कपड़े पहने एक बंदर को इधर ही आते देखा है। किसी भी हालत में उसे छोड़ना नहीं है, तीसरा बोला। अगर वह यहाँ से बचकर निकले और किसी भी तरह राजनगर में पहुंचकर विकास से मिलने में कामयाब हो गया तो हमारा मिशन कठिन हो जाएगा। कठिन ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाएगा, चौथा बोला। वो हरामजादा बंदर जान चुका है कि हमारा उद्देश्य क्या है और अगर वह सारी रिपोर्ट राजनगर पहुंचकर विजय या विकास तक पहुंचाने में सफल हो गया तो इस जन्म की तो बात ही दूर, हम 7 जन्मों तक भी अकेले मिशन में कामयाब न हो सकेंगे। मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ, पांचवें ने कहा। बल्कि मैं तो यहाँ तक कह सकता हूँ कि अगर विकास को मालूम हो गया कि हम सब एक जगह किसी मकसद से इकट्ठे हुए हैं तो मिशन की कामयाबी की तो बात ही दूर, हम सबको अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ेगा। लेकिन इस तरह बातों में समय गंवाने से हमारा खतरा और बढ़ जाएगा, उनमें से एक ने राय दी। मेरा ख्याल है कि उस बंदर को जल्दी से जल्दी खोजकर अपने कब्जे में करना चाहिए। यह कमबख्त बंदर तो किसी आदमी से भी ज्यादा खतरनाक निकला। मैं तुम्हारे विचार से सहमत हूँ, दूसरे ने कहा। आओ उसे तलाश करें। और वे पांचों कार वहीं छोड़कर वृक्षों के बीच में घुस गए। धनुषकार के दिल की धड़कनें तेज हो गई। वह चुपचाप उसी वृक्ष की डाल से चिपका लेटा रहा। संध्या का समय था और रात का अंधकार छाने में अभी 1 घंटा बाकी था। वह जानता था कि अंधेरे में वह खुद को दुश्मनों की नजरों से बखूबी बचा सकेगा, किंतु यह आधा घंटा उसके लिए बहुत खतरनाक था। अचानक उसने देखा, दुश्मनों में से एक की नजर पेड़ के नीचे पड़े चाकू पर पड़ी। धनुषकार कांप उठा। वह अब भी उसी डाल से चिपका शांत पड़ा रहा। तभी उनमें से एक को गोली पा गई। खून से लथपथ गोली देखते ही उसने भी इस बात की पुष्टि की, उसका शिकार उसी पेड़ पर है। पांचों ऊपर की तरफ देखने लगे। दम साधे धनुषकार पेड़ से चिपका रहा, किंतु उस वक्त तो उसे उठना ही पड़ा जब उनमें से एक की नजर उस पर पड़ गई और वह चीखा। वो रहा। धनुषकार फुर्ती के साथ डाल पर खड़ा हो गया। नीचे खड़े पांचों ने एक साथ रिवॉल्वर निकाल ली। उनमें से एक चीखा, धनुषकार, भागने की कोशिश बेकार है, खुद को हमारे हवाले कर दो। जब तक तुम जिंदा हो हम जहन्नुम तक तुम्हारा पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं। धनुषकार खुद को उनके हवाले कर देने का मतलब अच्छी तरह जानता था। वह फुर्ती के साथ उछला और पेड़ की एक पतली सी डाल पकड़कर वह घने तत्वों में छुपने का प्रयास कर ही रहा था कि धाएं धाएं धाएं, एक साथ कई रिवॉल्वर की गर्जना से जंगल दहल उठा। 3 गोलियां एक साथ धनुषकार के विभिन्न अंगों में आ लगी। उसके मुंह से चीख निकल पड़ी। डाल उसके हाथ से छूट गई और पेड़ की डालों से उलझता हुआ वह नीचे आ गिरा। अब उसके मुंह से किसी बंदर की तरह ही चीखें निकल रही थी। पेड़ से नीचे गिरने की वजह से भी उसे काफी चोट आई थी। पांचों खुश होकर एक साथ उसकी तरफ झपटे, किंतु तभी अचानक वातावरण में खौं खौं की आवाज गूंज उठी। प्रति पल ये आवाजें तेज होती जा रही थी। अभी वे पांचों जमीन पर घायल अवस्था में पड़े धनुषकार तक पहुंच भी न पाए थे कि उन्होंने देखा, चारों तरफ के पेड़ पर से अनेक बंदर उन्हें घुड़की दे रहे थे। इस अवस्था में भी
धनुषकार का दिमाग इतनी बार सोचने में कामयाब हो गया कि बहुत से बंदर उसकी किलकारी सुनकर उसकी मदद के लिए आ गए हैं। वह सोच रहा था, क्या ये बंदर उसे इनके पंजे से निकाल सकेंगे? एक बार तो वे पांचों हतप्रभ से खड़े रह गए। पांचों के रिवॉल्वर तने हुए थे। अनेकों बंदर उन्हें चारों तरफ से घुड़क रहे थे। उन पांचों ने खुद को अजीब स्थिति में महसूस किया। उनमें से एक रिवॉल्वर हाथ में लिए बंदरों पर नजर रखने का प्रयास करता हुआ बोला, गार्निश, तुम धनुषकार को कब्जे में करो, हम सब इन बंदरों को देखते हैं। गार्निश नाम का व्यक्ति रिवॉल्वर संभालकर धनुषकार की तरफ बढ़ा। धनुषकार जमीन पर पड़ा असहनीय पीड़ा से तड़प रहा था। जैसे ही गार्निश ने उसकी तरफ कदम बढ़ाए, चारों तरफ से बंदरों की घुड़कियां तेज हो गई। गार्निश कांप कर ठिठक गया। आगे बढ़ो गार्निश, हम इन्हें देख लेंगे। उसने पुनः हिम्मत की, आगे बढ़ा। घुड़कते हुए बंदर पेड़ से नीचे आने लगे। तभी चारों में से एक ने एक बंदर पर फायर झोंक दिया। गोली ने एक बंदर के चेहरे का भूगोल बिगाड़ दिया। बंदर चीखकर पेड़ से नीचे आ गिरा और बंदर का ये अंजाम देखकर तो जैसे दूसरे बंदरों पर खून सवार हो गया। एक साथ कई बंदर पेड़ों पर से उस आदमी पर टूट पड़े जिसने अभी अभी उस बंदर को गोली मारी थी। उसके बाकी साथी अभी संभल नहीं पाए थे कि बंदरों ने चारों तरफ से उन पर हमला बोल दिया। कई गोलियां एक साथ चली, खाली भी गई, बंदरों को लगी भी, किंतु एक ही पल में माहौल बदल गया। गार्निश सहित पांचों को अनेक बंदर लिपट गए। अब वहां बंदरों की खौं खौं और व्यक्तियों की चीखें गूंजने लगी। बंदरों और आदमियों में अजीब सा युद्ध छिड़ गया। धनुषकार की तरफ किसी का भी ध्यान नहीं रहा। हालांकि गोलियां लगने के कारण धनुषकार की हालत बेहद खस्ता थी, किंतु वह जानता था कि अगर उसने इस मौके का लाभ उठा लिया तो वह अपने इरादे में कामयाब हो भी सकता है। वह जानता था कि इस मौके पर चूकने का मतलब असफलता होगी और उसकी असफलता का बहुत बड़ा असर विकास पर पड़ेगा। उसे विकास को बचाना है। इसी भावना ने उसे ताकत दी और बुरी तरह घायल होने के बावजूद वह उछलकर खड़ा हो गया। उसने देखा, खूनी होकर बंदर उन पांचों से लिपट गए हैं। हालांकि बुरी तरह घायल होने के कारण भागने में उसे बेहद परेशानी हो रही थी, परंतु वह जानता था कि सुनहरे मौके का लाभ उठाकर उसका यहाँ से भाग निकलना ही अच्छा है। इसलिए वह भागा। उन्हें वहीं लड़ता छोड़कर वह कार की सीट पर जमा और कार स्टार्ट करके पैक की। इस लड़ाई में उन पांचों की जीत होती है या बंदरों की, यह देखे बिना वह कार लेकर वहां से भाग लिया। कार चलाता हुआ वह सुरक्षित सड़क पर आ गया। अब उसके दिमाग में उसका लक्ष्य था, यानी उस खत को जो उसने पेड़ की डाल पर बैठकर लिखा था, किसी पोस्ट बॉक्स में डाल देना। शहर में बहुत से पोस्ट बॉक्स थे, पर किसी भी बॉक्स में डालना कोई खास बात नहीं है। खैर, 1 घंटे बाद उसकी कार शहर की चहल पहल में दाखिल हो गई। बाजार बत्तियों से जगमगा रहा था। कार का चालान करने के साथ साथ उसकी नजर किसी ऐसे पोस्ट बॉक्स को ढूंढ रही थी जो सन्नाटे में हो। एकाएक उसकी नजर एक बॉक्स पर पड़ी। उसने देखा, एक पोस्टमैन बॉक्स में से चिट्ठियां निकालकर अपने थैले में भर रहा था। वह आसानी से समझ सकता था कि आखिरी डाक निकलने का वक्त हो चुका है। यह पोस्टमैन अपने इलाके के बक्सों की डाक खाने में ले जाएगा और डाक खाने में मोहर लगने के बाद पत्र अपने अपने लक्ष्य की तरफ रवाना होंगे। उसने सोचा, उसका पत्र भी इसी डाक से निकल जाए तो बेहतर है, लेकिन कैसे? फुटपाथ पर कार रोककर वह सोचने लगा। पोस्टमैन ने तो बक्से की सारी डाक निकालकर थैले में डाल ली है और अब वह बॉक्स का ताला बंद कर रहा है। अगर वह चूक गया तो उसका पत्र आज की डाक में नहीं निकल सकेगा। अचानक उसके दिमाग में एक तरकीब आई और उसने उसी को कार्यान्वित करने का निश्चय किया। एक झटके से उसने कार का दरवाजा खोला और बाहर निकल आया। उसके बाहर निकलते ही एक साथ कई आदमियों की नजर उस पर पड़ी और कई स्वर, वही बंदर। लेकिन किसी की भी बात पर ध्यान दिए बिना धनुषकार दौड़ता हुआ पोस्टमैन से जाकर लिपट गया। बुरी तरह से बौखलाकर पोस्टमैन धड़ाम से सड़क पर गिरा। धनुषकार ने ठीक किसी दिमाग रहित बंदर की तरह ही हरकत की और डाक वाला थैला सड़क पर उलट दिया। थैला उलटते वक्त उसने अपना पत्र भी उसी डाक में मिला दिया। वहां मौजूद लोगों के लिए बंदर की हरकतें पुनः एक तमाशा बन गई।
पोस्टमैन सड़क पर से उठकर भाग लिया। अब धनुष्कार को ठीक किसी बंदर जैसी ही हरकत करनी थी और उसने की। अपना पत्र सड़क पर पड़े पत्रों के ही ढेर में छोड़कर उसने 4-5 पत्र मुट्ठी में दबाए और उछलकर पोस्ट बॉक्स के ऊपर बैठ गया। खुद पोस्टमैन भी लोगों की भीड़ में खड़ा उसकी हरकतें देख रहा था। बॉक्स के ऊपर बैठा धनुष्कार अपने हाथ में दबे पत्रों को देखता और किसी शरारती बंदर की भांति ही उसे फाड़ डालता। कुछ देर तक तो पोस्टमैन भी उसकी यह हरकत देखता रहा। फिर अचानक चीख पड़ा, अरे इसे भगाओ, सारी डाक फाड़ डालेगा। और भीड़ को भी जैसे इस बात का ख्याल आया। कुछ लोगों ने धनुष्कार पर ईंटें फेंक कर मारी। यही तो वह चाहता था। कुछ देर तक तो वह भीड़ को घुड़कियां देता रहा और फिर पास के ही एक खंबे पर चढ़ गया। एक छत की मुंडेर पर बैठा अब वह डाक समेटते हुए पोस्टमैन को देख रहा था, जबकि भीड़ उस अजीबोगरीब और घायल बंदर को देख रही थी। अबे ओ धनुष्कार, तू कहाँ है मेरे यार? तुम बिन भटक रही है ये नार। मिल जा, नहीं तो खा जाएगी खार। मैं रोऊंगा बार बार, मैं दूंगा तुझको कार। अरे पहनाऊंगा तुझको हार, दिल में आ जाएगी बहार। अभी विजय के रुकने का कोई इरादा नहीं था, किंतु इसका क्या किया जाए कि पूर्ण सिंह ने आकर उसकी सामने वाली मेज पर आज की डाक लाकर पटक दी। विजय एकदम इस तरह रुका मानो अचानक किसी ने ब्रेक लगा दिए हों। पूर्ण सिंह के चले जाने के बाद उसने आज की डाक देखनी शुरू की। अचानक वह उस वक्त उछल पड़ा जब उसने एक लिफाफे पर लिखा देखा, धनुष्कार। विजय ने राइटिंग पहचानी, धनुष्कार की ही थी। हाय प्यारे, विजय अपनी छाती पर हाथ मारकर बोला, हमारी झकझकी में इतनी ताकत। इन शब्दों के साथ ही उसने लिफाफा खोला। वह पहचान गया कागज धनुष्कार की डायरी के ही थे। विजय पढ़ने लगा। लिखा था, प्यारे स्वामी चरण स्पर्श, मैं समझ सकता हूँ कि आप और विजय गुरु मेरे इस तरह अचानक गायब होने पर कितने चिंतित होंगे, लेकिन क्या बताऊं, कुछ कर नहीं सकता। हाँ, आपको एक जरूरी सूचना देने के लिए यह पत्र लिखा है। लिखना तो बहुत कुछ चाहता हूँ स्वामी, लेकिन वक्त नहीं है। संक्षेप में पहले मैं अपने साथ घटित घटना आपको बताता हूँ। मैं रात को विकास गुरु के पास से कोई 11 बजे आज्ञा लेकर अपने कमरे में जा सोया। 12 बजे के करीब मुझे नींद आ गई और जब आंख खुली तो खुद को अपने कमरे की बजाय एक नई जगह पर पाया। मैं एक छोटे से लोहे के पिंजरे में कैद था। पिंजरा तोते के पिंजरे से जरा ही बड़ा था। जिस पिंजरे में मैंने खुद को कैद पाया वह एक छोटे से कमरे की छत के बीचों बीच एक कुंदे में जंजीर के जरिए बंधा हवा में लटक रहा था। कुछ लोग इधर उधर टहल रहे थे। मैं सारे दिन उसी पिंजरे में पड़ा उन लोगों के बीच आपस में होने वाली बातचीत सुनता रहा। उनकी बातों से मुझे पता लगा कि वे मुझे सोते में ही क्लोरोफॉर्म सुखाकर यहाँ उठा लाए हैं। जो कुछ उनकी बातों से मुझे मालूम हुआ, उन बातों का सारांश मैं यहाँ लिखे देता हूँ। ये लोग विकास गुरु के दुश्मन हैं। विकास गुरु के बहुत से दुश्मन मिलकर एक हो गए हैं। न जाने कब कब उन्होंने विकास गुरु से मात खाई है। इस वक्त इन सभी का उद्देश्य विकास गुरु को समाप्त कर देना है। बस इसके अलावा इनके एकजुट होने का अन्य कोई मकसद नहीं है। ये सभी मुजरिम हैं, अलग अलग देश और अलग अलग तरीके के। इनमें से ज्यादातर का आपस में अन्य कोई संबंध नहीं है। ये सब सिर्फ विकास गुरु की हत्या का उद्देश्य लेकर ही एकजुट हुए हैं। मेरा अपहरण भी इन्होंने इसी मकसद से किया है। इनमें से कोई वैज्ञानिक भी है जो मेरे हाथ पैरों के नाखून जहर से बुझाना चाहते हैं। उनकी योजना ये है कि वे किसी वैज्ञानिक प्रतिक्रिया से मेरे नाखून जहरीले बना देंगे और मुझे छोड़ देंगे। विकास गुरु के पास जाते ही मेरा कोई न कोई नाखून उन्हें लग जाएगा और जहर से वे मर जाएंगे। यही सोचकर वे मुझे उठा लाए हैं और अब वह मेरे नाखून जहरीले बनाने का प्रयास करेंगे। रात होते ही फिर मुझे प्रयोगशाला में लाया गया था। उन्होंने अपना प्रयोग करना चाहा, लेकिन क्योंकि मैं उनका मकसद अच्छी तरह समझ चुका था, इसलिए परेशान करता रहा और कामयाब नहीं होने दिया। परेशान होकर उन्होंने मुझे पुनः उसी पिंजरे में बंद कर दिया। अगले दिन यानी आज, जबकि मैं आपको यह पत्र लिख रहा हूँ, इस वक्त मैंने हंगामा कर दिया जब मेरे पिंजरे में एक आदमी खाना रखकर चला गया। यह पहला मौका था
जब उस कमरे में कोई नहीं था जहां मेरा पिंजरा था। मैंने अपने उस सामान में से जो विकास गुरु ने मेरी हिफाजत के लिए मुझे दे रखा है और जिन चीज़ों को उपयोग करने का तरीका उन्होंने मुझे सिखाया है, उनमें एक लोहा काटने वाली आरी भी है। मैंने उसी आरी से पिंजरा काट डाला। मैं आज़ाद हो गया। उसके बाद मैंने दुश्मनों की उस इमारत से भाग निकलने की कोशिश की। हालांकि यह काम मैं आसानी से नहीं कर पाया, किंतु फिर भी कामयाब हो गया हूँ। कई दुश्मनों को यमराज के दरबार में पहुंचा चुका हूँ स्वामी। एक गोली मेरी जांग में भी लगी है, किंतु फिर भी फिलहाल उनकी गिरफ्त से बाहर होकर मैं एक पेड़ पर बैठा हुआ यह पत्र लिख रहा हूँ। लिखना बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन जांग में इतनी पीड़ा हो रही है कि कुछ लिख नहीं पा रहा हूँ। अच्छा स्वामी, विदा। आपका सेवक धनुष्टका। धाएं धाएं 3 फायरों की आवाज के साथ भयंकर सन्नाटा कांप गया। उसकी ब्राउन कार एकदम डगमगा गई और अगले ही पल उसकी कार ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। विकास जैसे अनुभवी लड़के को यह समझने में एक क्षण भी नहीं लगा कि उसकी कार के टायर ब्रस्ट हो चुके हैं, लेकिन उसने अधिक कुछ नहीं सोचा। फुर्ती के साथ कार का दरवाजा खोला और तीव्र वेग से सड़क के एक तरफ घनी झाड़ियों में विलीन हो गया। तभी जोरदार ब्रेकों की चरमराहट के साथ एक स्याह ऑस्टिन वहां आकर रुकी। ऑस्टिन की संपूर्ण लाइटें ऑफ थी, इसी कारण वह दूर से दिखाई नहीं पड़ती थी। गजब की फुर्ती का परिचय देती हुई काली ऑस्टिन से 6 इंसानी शरीर बाहर आए और क्षण मात्र में ही उन्होंने ब्राउन कार के चारों ओर वृत्त बना लिया। उनके हाथों में खतरनाक किस्म की मशीन गनें थी। उनमें से एक व्यक्ति चीखा, कार से बाहर निकल आओ मिस्टर विकास। लेकिन उत्तर में गहन सन्नाटा था। वह व्यक्ति कड़क कर चीखा, तुम्हें चारों ओर से घेर लिया गया है, बचने की कोई सूरत नहीं है। लेकिन वह और उनके साथी सिर्फ इन्हीं शब्दों की प्रतिध्वनि सुन सके, जो दूर जंगल से टकराकर वापस लौट आए थे। माहौल अंधकार और सन्नाटे से पूर्ण था। वह व्यक्ति फिर चीखा, विकास, अगर अपने आप को बचाना चाहते हो तो फौरन कार से बाहर आ जाओ। लेकिन परिणाम वही ढाक के 3 बात, यानी उत्तर फिर नदारद। उस व्यक्ति पर झुंझलाहट सवार हो गई। वह बड़े ही खतरनाक लहजे में चीखा, मैं 10 तक गिनती गिनूंगा। अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो बाहर आओ, नहीं तो तुम्हारे शरीर को छलनी बना दिया जाएगा। और फिर सन्नाटे में गिनतियों की ध्वनि गूंजने लगी, 1 2 3, और फिर गिनती भी पूरी हो गई। लेकिन सन्नाटा ज्यों का त्यों बना रहा। फायर! वह व्यक्ति अपनी संपूर्ण शक्ति से चीखा, रेड रेड रेड। मशीन गनें चीख उठी। गोलियां कार की बॉडी से टकराई और टूटे हुए शीशे वातावरण की नीरवता को भंग करते हुए सड़क पर बिखर गए। नंबर 5, वह व्यक्ति फिर चीखा, यस सर। एक अन्य व्यक्ति 2 कदम आगे आया, इस हरामजादे के बाल पकड़कर बाहर घसीट लाओ। ओके सर, उस व्यक्ति ने कहा और मशीन गन संभाल कर सतर्कता के साथ कार की तरफ बढ़ा। और जब वह कार के समीप गया तो कुछ देर तक टॉर्च के प्रकाश से कार के अंदर देखता रहा और फिर चौंकता हुआ एकदम बोला, कार खाली है सर। क्या बक रहे हो? वह दहाड़ा और दौड़कर वह भी कार के निकट पहुंचा और चीख कर बोला, उसे तलाश करो, यहीं कहीं होगा। तलाश करने की क्या बात है प्यारे गाजर के हलवे, हम स्वयं ही दर्शन दे देंगे। सहसा यह आवाज अंधेरे में गूंजी और वे 6 साए हड़बड़ाकर चारों ओर देखने लगे। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। लेकिन महान आदमी ऐसे दर्शन नहीं देते। जरा अपने हाथों में पकड़े हुए ये खतरनाक खिलौने धरती माँ की भेंट चढ़ा दो, यानी ये मशीन गनें जमीन पर डाल दो और शरीफ बच्चों की तरह हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ। विकास की आवाज गूंज उठी। सुनने के बाद भी वे शांत रहे। धाएं धाएं, फिर 3 फायर और उनमें से 3 हृदय विदारक चीख के साथ ढेर हो गए। शेष चारों के हाथ से स्वयं मशीन गनें छूट गई। बेटा नंबर 5 की औलाद, ये सब खिलौने अपनी ऑस्टिन में रख कर आओ। इस बार विकास का आदेशात्मक स्वर गूंजा। उनके चेहरे हल्दी की भांति पीले पड़ चुके थे। नंबर 5 ने आदेश का पालन किया। शाबाश मेरे मिट्टी के गीदड़, अब हम तुम्हें अपने दर्शनों का सौभाग्य प्रदान कर रहे हैं। और इसी आवाज के साथ विकास निकट के ही एक पेड़ से कूदा। उसके हाथ में एक रिवॉल्वर थमा हुआ था।
वह उनके निकट में ही आकर बोला, हाँ तो बेटे, जरा बताना, मुर्गे कैसे बनते हैं? वे तीनों अंधेरे में उसे ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। वह फिर बोला, मुर्गे बनो। इस बार विकास का लहजा खतरनाक था, लेकिन वे तीनों फिर भी शांत खड़े रहे। और तभी विकास का हाथ चल गया और एक व्यक्ति के जबड़े पर पड़ा। उसके मुंह से रक्त धारा बहने लगी। तभी वह खतरनाक लहजे में गुटराया, मुर्गे बनो। उन तीनों को आदेश का पालन करना पड़ा। अब हुई ना अच्छे बच्चों वाली बात। विकास फिर मूड में आता हुआ बोला और फिर वह उससे बोला जो नंबर 5 को आदेश दे रहा था, क्यों बेटे बादामी अखरोट, किसके कहने से तुमने हमारी शान में गुस्ताखी की? वह चुप मुर्गा बना रहा, बोला कुछ नहीं। तभी विकास की लात चल गई और एक जोरदार ठोकर मुर्गे बने व्यक्ति के जबड़े पर पड़ी और वह दूसरी तरफ पलट गया। विकास ने उसका कॉलर पकड़कर उठाया और फिर बोला, बेटे अखरोट, हमारे सामने तो पत्थर भी बोलने लग जाते हैं और फिर तुम तो किराए के अखरोट जान पड़ते हो। और फिर यह कहने के साथ ही उसने अपना रिवॉल्वर वाला हाथ उसके जबड़े पर रसीद कर दिया। वह व्यक्ति चीख पड़ा, नहीं, न बनाऊंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों न निकल जाए। लेकिन प्यारे अखरोट, तेरी जान कौन निकालेगा? हम तो प्यारे संत आदमी हैं, हमें किसी की जान वान से क्या लेना? यह कहते हुए उसने अपने बूट की जोरदार ठोकर उसकी टांगों के जोड़ पर रसीद कर दी और साथ ही हाथ का प्रभावशाली घूसा पेट में मारा। वह व्यक्ति अपने पेट को पकड़कर दोहरा हो गया। तभी उसकी गर्दन पर एक तेज कैरेट पड़ी। वह मुंह के बल सड़क पर गिरा। उसकी गर्दन एक तरफ को झूल सी गई थी। वह कराहा, मुझे मत मारो। मार कहाँ रहे हैं प्यारे, प्यार कर रहे हैं। विकास उसे ऊपर उठाता हुआ बोलो बेटा, क्या हाल है? और एक जोरदार घूंसा उसकी नाक पर रसीद कर दिया। वह साया बुरी तरह बिलबिलाया और बोला, रुको रुको, बताता हूँ। तो जल्दी बताओ ना गाजर के हलवे। अल 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 वह व्यक्ति अभी कुछ बोल नहीं जा रहा था कि धाएं 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 3 फायरों की आवाज फिर गूंजी। एक गोली बोलने वाले व्यक्ति की खोपड़ी में आकर लगी। बाकी 2 मुर्गे बने व्यक्ति भी संसार से कूच कर गए। विकास बेटे, वहां एक आवाज गूंजी, चाहूं तो इसी वक्त तुम्हें भी इस संसार से मुक्ति दिला सकता हूं, लेकिन अभी तुम्हारा वक्त नहीं आया है। अभी तुमसे काफी काम लेना है। मर्द पर्दे में रहकर बात नहीं किया करते। अगर ताकत है तो सामने आकर बात करो। विकास यह पता लगाने का पूर्ण प्रयास कर रहा था कि आवाज कहां से आ रही है, लेकिन प्रतिध्वनि के कारण बड़ी कठिनाई उत्पन्न हो रही थी। तभी वही आवाज उसके कानों से टकराई, आऊंगा, सामने भी आऊंगा, और जिस दिन आऊंगा उस दिन तुम चौंकोगे, तुम्हारी भारतीय सरकार चौंकेगी। बेटे, इस बार केस में मजा आ जाएगा। इस बार बहुत मजा आएगा विकास, तुम मेरे जाल से निकल नहीं सकते। इस बार तुम खुद अपराधी हो। सारे राजनगर की पुलिस तुम्हें खोज रही है। तुम्हारे नाना ठाकुर साहब ने स्वयं आदेश दिया है कि तुम्हें देखते ही गोली मार दी जाए। अब मैं जा रहा हूँ, जल्द ही फिर मिलूंगा। इस बार तुम्हारा बचना बहुत मुश्किल है बेटे। और इस आवाज के बाद वहां पहरे जैसा सन्नाटा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सन्नाटे और अंधकार के बीच विकास अकेला खड़ा था। उसने घड़ी देखी। समय लगभग 2 बजे का था। यह अमावस्या की काली रात थी। वह सन्नाटे के बीच खड़ा अतीत की घटनाओं के विषय में सोच रहा था। सारी घटनाएं चलचित्र की भांति उसके सामने आने लगी। तब जबकि भारत की एक अत्यंत महत्वपूर्ण फाइल गायब हो गई, भारतीय सरकार बुरी तरह चौंक पड़ी। चौंकना स्वाभाविक था। मामला देश की प्रतिष्ठा का था। सरकारी महकमों में हलचल। सभी के सामने ये ही प्रश्न थे, फाइल कब गायब हुई? फाइल कैसे गायब हुई? उच्च अधिकारियों ने अपने अधीनों की नाक में दम कर दिया। दिन में न जाने कितनी डांट पड़ती। और बेचारा रघुनाथ, वह तो कुछ इस कदर फंस गया था मानो फाइलों का चोर वह स्वयं ही हो। उसे शहर के आईजी विजय के पिता ठाकुर के शब्द याद आ रहे थे, जो कुछ ही देर पहले उससे कह गए थे। उन्होंने कहा था, रघुनाथ, उस फाइल में कुछ ऐसे सीक्रेट हैं कि अगर वे किसी अन्य देश पर पहुंच गए तो भारत की स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए वह केस तुम्हारे सुपुर्द किया जाता है और मैं जल्द से जल्द फाइल को उसके स्थान पर और अपराधी को जेल में देखना चाहता हूँ। तब रघुनाथ ने एक प्रश्न किया था, सर,
जहां से फाइल चोरी हुई है, क्या वहां किसी प्रकार के चिन्ह थे? हाँ, कुछ फिंगरप्रिंट्स प्राप्त हुए हैं। और अब रघुनाथ अपने ऑफिस में परेशानी की हालत में सिगरेट की कश ले रहा था। उसके दिमाग में रह रहकर ठाकुर साहब के शब्द गूंज रहे थे, लेकिन वह आखिर किस तरह अपराधी तक पहुंचे? यह काम तो भूसे में से सुई निकालने के बराबर कठिन था। वह बहुत परेशान था। तभी उसे विजय की याद आई। उसे लगा कि विजय उसे इस मुसीबत से छुटकारा दिला सकता है। हमेशा विजय उसकी सहायता करता रहा है और धीरे धीरे उसकी आंखों में चमक पैदा हो गई। उसने मोटरसाइकिल संभाली और विजय की कोठी की तरफ चला। और जब रघुनाथ विजय की कोठी में पहुंचा तो वहां विजय न था। रघुनाथ ने सोचा कुछ देर विजय का इंतजार ही कर लिया जाए। अतः वह पूर्ण सिंह को एक कप चाय लाने का आदेश देकर विजय के कमरे में बैठ गया। कुछ देर पश्चात पूर्ण सिंह चाय लेकर आ गया और अभी वह कप उठाने ही जा रहा था कि सहसा फोन की घंटी खनखना उठी। रघुनाथ ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठाया और अभी वह कुछ बोलने भी नहीं पाया था कि उसके कानों से एक भयंकर हंसी की आवाज टकराई। आवाज में तेज गड़गड़ाहट थी। हा 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 हा, पहले ये कह कहा और फिर? हम तुमसे बहुत खुश हैं विकास। तुम्हारी भेजी हुई वह फाइल हम प्राप्त कर चुके हैं। तुमने वास्तव में हमारी एक बड़ी परेशानी को आसानी से हल कर दिया। लेकिन अभी तुम्हारे वे कागजात और फोटोग्राफ वापस नहीं लौटाए जाएंगे। यदि तुमने हमारी आज्ञा का उल्लंघन करने की चेष्टा की तो वे पत्र और ये फोटो अखबार का गर्मा गर्म मसाला होंगे और तुम्हारा ये सम्मान आगे तुम जानते हो। खैर, आज 3 बजे फिर फोन करूंगा। हा 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 हा। उसी भयानक हंसी के साथ फोन रख दिया गया। लेकिन इधर रघुनाथ तो बुत की भांति खड़ा रह गया। उसके दिमाग में घंटियां सी बजने लगी। फिर उसने धीरे से फोन क्रेडिल पर रख दिया। रघुनाथ के दिमाग में अजीब सा सन्नाटा छा गया था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह फोन किसका था और विकास का नाम लेकर वह फोन पर कहना क्या चाहता था। रघुनाथ के दिमाग में अजीब सा सन्नाटा छा गया था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि यह फोन किसका था। इस फोन ने 2 ही मिनट में उसके दिमाग में अनेक प्रश्न खड़े कर दिए। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि विकास का फोन विजय की कोठी पर क्यों आया। क्या दूसरी तरफ से बोलने वाले को पूरी उम्मीद थी कि इस तरफ विकास है और बिना कुछ पूछे दूसरी तरफ से विकास का नाम लेकर जो कुछ कहा गया उससे तो यही जाहिर होता है। तो क्या वह सच है जो दूसरी तरफ से कहा गया? क्या विकास का उन फाइलों से कोई संबंध है जो चोरी हो गई हैं? क्या उन्हें विकास ने चुराया है? सब कुछ उलझा हुआ सा था। रघुनाथ के दिमाग में यही सवाल चकरा रहा था। ऐसा वह कौन सा भेद हो सकता है? यह भी तो मुमकिन है कि फोन किसी की सोची समझी चाल हो। कोई विकास को फंसाना चाहता हो। दूसरी तरफ से बोलने वालों को मालूम हो कि इस तरफ वह है। यह जानते हुए ही उसने फोन पर जानकर वह सब कुछ कहा हो। इन्हीं विचारों में उलझा न जाने कब वह मोटरसाइकिल के करीब पहुंच गया। मोटरसाइकिल स्टार्ट की और वापस कोतवाली चल दिया। उसके दिमाग में एक प्रश्न था, क्या विकास फाइलों का चोर है? कुछ क्षणों के उपरांत वह ठाकुर साहब के पास था और जब ठाकुर साहब ने रघुनाथ का ये बयान सुना तो क्रोध से उनका चेहरा कनपट्टी तक लाल हो गया। यह तुम क्या बक रहे हो रघुनाथ? ठाकुर साहब गुस्से से कांपते हुए बोले। मैं ठीक कह रहा हूं सर, रघुनाथ सहमता हुआ बोला। मुझे विजय की कोठी पर पहुंचे ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था कि फोन आया तो दूसरी तरफ से वही सब कुछ कहा गया जो मैंने आपको बताया है। वह विकास का नाम लेकर बातें कर रहा था और जो कुछ दूसरी तरफ से फोन पर कहा गया तुमने उस पर यकीन कर लिया? ठाकुर साहब ने व्यंग्यात्मक स्वर में कहा। ये नहीं समझे कि यह किसी चालाक मुजरिम की चाल भी हो सकती है, वरना वह फोन उसी वक्त क्यों आया जब तुम वहां थे? मैं भी यही सोच रहा था सर। खाक सोच रहे थे तुम? ठाकुर साहब डपट पड़े। चलो एक बार को मान भी लिया जाए कि कोई विकास को ब्लैकमेल कर रहा है। सोचने की बात यह है कि विकास के फोन का विजय की कोठी पर क्या मतलब? अगर कोई विकास को ब्लैकमेल कर भी रहा है तो मुमकिन है सर कि विकास ने भेद खुल जाने के डर से ब्लैकमेलर को घर का फोन नंबर देने के स्थान पर विजय का नंबर दे दिया हो। उम्मीद तो नहीं है। रघुनाथ की बात बीच में ही काटकर ठाकुर साहब गुर्रा उठे। लेकिन हमें जांच करनी होगी कि सच्चाई क्या है। दोनों ही बातें हो सकती हैं। जांच तो करनी ही होगी।
लेकिन कैसे? ठाकुर साहब के मुंह से निकला। इसकी जांच कैसे की जाए? फोन पर बोलने वाले ने कहा था सर कि वह 3 बजे फिर फोन करेगा। क्यों ना 3 बजे विजय के फोन पर निगाह रखी जाए? कुछ क्षण सोचा ठाकुर साहब ने, फिर बोले, ठीक है, यही उचित रहेगा। ये बताओ कि इस वक्त विकास होगा कहाँ? कोठी पर ही होना चाहिए सर, रघुनाथ ने कहा। पिछले कुछ दिनों से न जाने कैसे धनुष्कार गायब हो गया है। अक्सर वह उसी के गम में अपने कमरे में चुपचाप पड़ा रहता है। ठाकुर निर्भय सिंह अपनी योजना के मुताबिक रघुनाथ की कोठी पर पहुंचे। रघुनाथ को उन्होंने विजय की कोठी पर लगा दिया था। जब वे कमरे में दाखिल हुए तो सबसे पहले उसकी निगाह रैना पर पड़ी, जो सोफे पर बैठी चावल चुनने में व्यस्त थी। ठाकुर साहब को देखते ही रैना स्टील की थाली एक तरफ रखकर खड़ी हो गई और कहा, पिताजी नमस्ते। नमस्ते, ठाकुर साहब ने हाथ में दबी छड़ी को दबाते हुए जवाब दिया। साथ ही सोफे पर बैठते हुए सवाल किया, रघुनाथ कहाँ है? कोतवाली तो गए हैं, रैना ने सम्मान के साथ जवाब दिया। और विकास? वह अपने कमरे में है। सुनते ही ठाकुर उठे और विकास के कमरे की तरफ बढ़ गए। अंदर से बंद दरवाजे को उन्होंने खटखट किया। अंदर से विकास की आवाज आई, कौन है? ठाकुर साहब के बोलते ही अंदर से दरवाजे के करीब पदचाप आई और अगले ही पल दरवाजा खुल गया। सामने विकास था, लंबा चौड़ा तगड़ा खूबसूरत विकास। सफेद बेल बॉटम और कमीज में इस वक्त वह किसी कामदेव से कम खूबसूरत नहीं लग रहा था। ठाकुर साहब को देखते ही श्रद्धा के साथ झुककर उसने चरण स्पर्श किए। आशीर्वाद देने के बाद ठाकुर साहब ने सवाल किया, इस तरह कमरे में बंद क्यों हो? कुछ नहीं नाना जी, यूं ही, विकास ने जवाब दिया। सुना है धनुष्कार गायब है? ठाकुर साहब ने कमरे में दाखिल होते हुए कहा। कैसे हुआ ये सब? पता नहीं नाना जी, विकास ने कहा। एक रात को आराम से सोया था, सुबह को गायब पाया। आज 3 दिन गुजर गए हैं, मालूम नहीं कहाँ गया। इस तरह बिना बताए वह पहले कभी गायब नहीं हुआ था। लेकिन इसमें चिंता करने की क्या बात है? ठाकुर साहब ने कहा। तलाश करो, मिल ही जाएगा। जाएगा कहाँ? जी हाँ, विकास ने कहा। तलाश करने के लिए ही तैयार हुआ था। कहाँ तलाश करोगे? ठाकुर साहब ने सवाल किया। ऐसी कोई खास जगह तो दिमाग में नहीं है, विकास ने कहा। बाहर निकलने के बाद जो भी दिमाग में आए। इसका मतलब तुम जा रहे हो? कहते हुए ठाकुर साहब कमरे से बाहर निकल गए। वे यहाँ अपनी प्राइवेट कार से आए थे। कार स्टार्ट करके कोठी से बाहर निकल गए, किंतु ज्यादा दूर नहीं गए थे। एक ऐसी आड़ की जगह कार सहित रुके, जहां से वे सरलता के साथ रघुनाथ की कोठी के मुख्य द्वार पर नजर रख सकते थे। कोठी के द्वार से उन्हें नहीं देखा जा सकता था। आड़ में कार खड़ी करके वे कार से बाहर आए और कोठी के द्वार पर नजर रखने लगे। उनका इरादा विकास का पीछा करके यह देखने का था कि वह कहाँ जाता है, क्या करता है इत्यादि। उन्हें ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ा। कोई 5 मिनट बाद ही कोठी के गेट से विकास की फिएट निकली और उनसे विपरीत दिशा में मुड़ गई। ठाकुर साहब भी फुर्ती के साथ ड्राइविंग सीट पर आए और गाड़ी स्टार्ट करके तेजी से टर्न लिया। अब उनकी कार विकास की कार के पीछे थी। असीम भीड़ भरे बाजार से दोनों कारें गुजरती रही। ठाकुर साहब दोनों कारों के एक निश्चित अंतराल रखते हुए उनका पीछा कर रहे थे। हर पल उन्हें इस बात का ख्याल था कि विकास को अपना पीछा किए जाने का शक न हो जाए। वे जानते थे कि विकास इन मामलों में काफी चतुर और सावधान रहता है। वह इस बात को भांप भी सकता है कि वे उसका पीछा कर रहे हैं। अगर वह भांप गया तो सभी इरादों पर पानी फिर जाएगा। इस बात को वे बखूबी समझते थे। अतः पीछा करते वक्त वे पूरी तरह सतर्क थे। कोई 2 घंटे बाद विकास की कार एक 3 मंजिली इमारत के मुख्य द्वार पर रुकी। ठाकुर साहब ने उससे कोई 100 कदम पीछे ही फुटपाथ पर अपनी कार रोक दी। विकास को इमारत के अंदर दाखिल होता हुआ देखकर वे भी कार वहीं छोड़कर इमारत की तरफ तेजी से बढ़े। ठाकुर साहब उसका पीछा करते हुए इमारत की दूसरी मंजिल पर पहुंचे। वे जीने की आड़ में थे और विकास लिफ्ट में से निकल गया था। गैलरी में सन्नाटा था। दूसरी मंजिल के जिस फ्लैट को विकास ने खटखटाया, उसके बाहर छोटी सी नेम प्लेट लगी थी जिस पर लिखा था, मिस लवलीना। ठाकुर साहब ने देखा, विकास के दरवाजा खटखटाने के 2 पल बाद ही दरवाजा खुला और विकास के सामने एक बेहद खूबसूरत लड़की खड़ी नजर आई। इस वक्त उसके जिस्म पर लाल स्कर्ट थी,
खुले हुए बाल, पैरों में ऊंची हील के सैंडल। चेहरा बेहद आकर्षक था। गोरा रंग, गोल चेहरा, नशे में तैरती सी आंखें, सुतवा नाक, रसीले पतले होठ, यानी वे सभी खूबियां उस लड़की में कैद थी जिन्हें कैद करके कोई भी लड़की खूबसूरत होने का गौरव प्राप्त कर सकती है। विकास को देखते ही वह चहकी थी। हेलो विकास। विकास गंभीर था। बोला, अंदर चलो। क्या बात है, आज कुछ सीरियस हो? लवलीना ने इन शब्दों के साथ ही विकास का हाथ पकड़ा और कमरे के अंदर ले गई। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, ठाकुर साहब आड़ से निकलकर दबे पांव दरवाजे की तरफ लपके। गैलरी खाली पड़ी थी। ठाकुर साहब ने तुरंत की होल से आंख सटा दी। उन्होंने देखा लवलीना विकास से लिपटने का प्रयास कर रही थी और विकास उससे अलग होने की कोशिश करता हुआ बोला, आज मैं बहुत परेशान हूँ लीना। ऐसी क्या बात है, कुछ मुझसे भी तो कहो। विकास ने अपनी जेब में हाथ डाला और कुछ कागज और फोटो निकालकर उसके सामने करता हुआ बोला, ये देखो, ये क्या है? लवलीना ने फोटो देखा तो एकदम उछल पड़ी। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। मुंह से निकला, ये क्या? देख नहीं रही हो क्या है ये? विकास ने कहा, ये उस रात की फोटो है, इसी फ्लैट की। तुम कहना क्या चाहते हो विकास? प्लीज सारी बातें विस्तार से बताओ। विस्तार से ही क्या? विकास ने कहा, ये तो तुम जानती हो कि ये दुनिया मेरे दुश्मनों से भरी पड़ी है। मैं समझता हूँ कि कोई मेरे पीछे पड़ गया है। उसने घात लगाकर मेरे और तुम्हारे ये फोटो लिए। वे पत्र जो मैंने तुम्हें लिखे थे, उनकी भी नकल उसने मुझे भेजी है। सबसे पहला सवाल मैं तुमसे यह करना चाहता हूँ कि ये खत किसी और के हाथ कैसे लगे? तुम्हारे लिखे हुए सारे खत तो मेरे पास हैं, लवलीना ने कहा। कहाँ है? इस सेफ में। कमरे के एक कोने में रखी सेफ की तरफ इशारा करके लवलीना ने कहा। ठाकुर साहब की होल के जरिए सब कुछ साफ साफ देख और सुन रहे थे। विकास ने लवलीना को वह सेफ खोलने का आदेश दिया। लवलीना ने बेड के गद्दे के नीचे से सेफ की चाबी निकालकर सेफ खोली, लेकिन खाली सेफ देखते ही उछल पड़ी लवलीना। बरबसी होठों से निकला, अरे, इसका मतलब ब्लैकमेलर ने बड़ी सफाई से पत्र चुरा लिए। विकास का लहजा गंभीर था। और मुझे पता भी नहीं लगा। लवलीना का लहजा कांप रहा था। अब इन फोटोओं और पत्रों के जरिए वह मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, विकास ने कहा। परसों रात 11 बजे मुझे कोठी पर उसका फोन मिला। फोन पर उसने मुझसे कहा कि उसके पास मेरे और तुम्हारे उस रात की फोटो है जिस रात हमने इस बेड पर। साथ ही यह भी कहा कि मेरे वे पत्र भी उसके कब्जे में हैं जो मैंने लिखे थे। उसने मुझे धमकी देकर लाल पहाड़ियों में बुलाया और न पहुंचने की सूरत में मेरा भेद खोल देने की धमकी दी। बस अपने मतलब की बातें करने के बाद दूसरी तरफ से फोन रख दिया गया। मैंने एक्सचेंज से पता लगाने की कोशिश की कि फोन कहां से आया था, तो कोई लाभ नहीं निकला। एक्सचेंज वालों का जवाब था कि बूथ से। मजबूरन लाल पहाड़ियों में मुझे जाना पड़ा। वहां पहुंचते ही कम से कम 10 आदमियों ने मुझे गनों से घेर लिया। उनमें से एक मुझसे बातें करने लगा। उन सभी के चेहरों पर नकाब थी। वहां होने वाली मेरी और उनकी बातों का सार यह है कि उन्होंने कहा, हम जानते हैं कि तुम विकास हो और खुद को जरूरत से ज्यादा चालाक समझते हो, लेकिन कोई भी चालाकी दिखाने से पहले यह बात दिमाग में रखो कि हमारा बॉस हमारे साथ नहीं है। वह तुम्हारे और लवलीना के अनेक फोटो और पत्र लिए अपने अड्डे पर बैठा है। अगर तुमने किसी भी तरह की गलत हरकत की तो कल के अखबार में तुम्हारा कच्चा चिट्ठा छपा होगा। लो, अपनी आंखों से देखो कि हमारे पास क्या है। कहते हुए उन्होंने ये फोटो और पत्र टॉर्च की रोशनी में मुझे दिखाए। तुम समझ सकती हो कि इन्हें देखने और उनकी धमकी सुनने के बाद मुझ पर क्या असर हुआ होगा। मजबूरन मैंने पूछा, तुम क्या चाहते हो? जवाब में उन्होंने कहा, ये तो सिर्फ ट्रेलर है। इन फोटो के नेगेटिव और पत्रों की कॉपियां बॉस के पास हैं। अगर तुम चाहते हो कि वे सुबह के अखबारों की सुर्खियां न बने तो वह करो जो हम चाहते हैं। तुम क्या चाहते हो? मैंने पुनः पूछा। और फिर जो कुछ उन्होंने कहा मुझे करना पड़ा। जो मैंने किया है वह तुम आज के अखबार में पढ़ चुकी होगी। तुमने पढ़ा होगा कि भारत की गुप्त फाइलें गायब हो गई हैं। उन्हें चुराने वाला कोई और नहीं लवलीना, मैं हूं। मैं, विकास आवेश में कहता ही चला गया, जिसका यह सिद्धांत है कि सिर कटा देगा
लेकिन देश की अहित नहीं होने देगा। उसी विकास ने देश की फाइलें चुराकर उन कुत्तों के हवाले की। यह तुम क्या बक रहे हो? मैं ठीक कह रहा हूं लीना, मेरा एक एक शब्द सच है। विकास जैसे करा उठा। मैंने वो किया है जो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। अपने वतन को बेचा है। मन करता है मर जाऊं, आत्महत्या कर लूं, अपने आप को मिटा दूं। उफ लीना, मैंने अपना देश बेच दिया है। मेरी सजा मौत है, मौत। अपनी इज्जत कायम रखने के लिए मैं अपने प्यारे गुलिस्तान का गद्दार बन गया हूँ। लवलीना विकास के चेहरे को देखती रह गई। खुद ठाकुर साहब हतप्रभ से बाहर खड़े सुन रहे थे। लीना ने कहा, लेकिन विकास, तुम्हारे नाम से तो बड़े बड़े अपराधी कांपते हैं, सरकारें दहल उठती हैं, मौत भी तुमसे थर्राती है, तो तुम एक ब्लैकमेलर से? वो सब है लीना, विकास तड़प कर चीखा। मैं चाहूं तो ब्लैकमेलर के उस दल को पलक झपकते ही खत्म कर दूं। लेकिन तुम समझती क्यों नहीं लीना? उनके पास ऐसे फोटो और पत्र है कि वे किसी भी पल मेरी, मेरे पिता की, मेरे सारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला सकते हैं। जरा सोचो, मेरी क्या इज्जत है, मेरे खानदान की क्या इज्जत है। लोग अपने बच्चों को मेरे नाम की प्रेरणा दिया करते हैं। विकास। चटाक। लीना के मुंह से विकास का नाम ही निकला था कि विकास के दाएं हाथ का चपत उसके गाल पर ऐसा पड़ा कि वह दूर बेड पर जा गिरी। झपट कर विकास ने उसके बाल पकड़े और एक तेज झटका दिया। लीना के मुंह से चीख निकल गई। चीखेगी तो हमेशा के लिए मौत की गहरी नींद सुला दूंगा, शेर की तरह गुर्राया विकास। विकास इतना मूर्ख नहीं है कि बगल में गद्दार छुपे रहें और विकास पहचान भी न सके। मैं समझ चुका हूं कि तू उस ब्लैकमेलर की एजेंट है। तूने खुद मुझसे संबंध बढ़ाए, अपने पीछे गुंडे लगाकर तूने ये जताया कि तू मुसीबत पे है और गुंडे तेरी इज्जत लूटना चाहते हैं, और मैंने तुझे गुंडों से बचाया, या यूं कहो कि तूने उन गुंडों से लड़ने के लिए मजबूर किया। तूने मुझे एक दर्दीली कहानी सुनाई। मैं उस वक्त तेरी चाल में आ गया, तुझे यह फ्लैट दिलवाया, तेरी सुरक्षा के लिए रोज यहां आता रहा। तूने डोरे डाले, किसी लड़की के जाल में न फंसने वाला विकास तेरी दुख भरी कहानी सुनकर तेरे जाल में फंस गया। फिर एक रात तूने मुझे गुनाह करने पर मजबूर कर दिया। उसी के फोटो और मेरे पत्र ब्लैकमेलर के पास पहुंच गए। बोल, क्या तू समझती है कि विकास अब भी तेरी चाल नहीं समझा? मैं समझ चुका हूं कि मुझे पूरी योजना के साथ फंसाया गया है। अभी लीना कुछ कहना ही चाहती थी कि विकास दरिंदगी के साथ झुका और एक तेज झटका उसके बालों को दिया, साथ ही चीखा, अगर तूने अब मुझसे एक भी झूठ। और फिर कहता कहता रुक गया विकास। उसकी नजर लीना के बालों से झड़ी उस वस्तु पर थी जो उसके बालों के बीच से निकलकर अभी अभी बिस्तर पर गिरी थी। एक पल तक विकास की नजर माचिस के आकार की उस वस्तु पर जमी की जमी रह गई थी। फिर बोला, ओह, ट्रांसमीटर। लवलीना घबरा गई। विकास गुर्राया, तो ये है वो ट्रांसमीटर जिसके जरिए तू उस ब्लैकमेलर से बातें करती है। मेरे ख्याल से तेरे पास अब ऐसा कोई झूठ नहीं रह गया है जिससे तू मुझे चकमा दे सके। अपनी दर्दीली कहानी में तूने कहा था कि तू एक असहाय और गरीब लड़की है। ऐसी लड़की पर ट्रांसमीटर का होना कोई साधारण बात नहीं है। ठाकुर साहब देख रहे थे। विकास इस वक्त किसी दरिंदे से कम नहीं लग रहा था। यहाँ आने के बाद अभी तक कोई शक नहीं है, जबकि मुझे पहले से ही तुझ पर शक था। इतनी बातें भी इसलिए की कि अपने शक को विश्वास में बदल सकूं, सो मैंने कर लिया। अब जरा कान खोलकर सुन। अपने देश की फाइलें चुराकर तुम्हें देते ही मैं एक देशद्रोही मुजरिम तो बन चुका हूं। तो अब दुनिया मेरा मुजरिम वाला ही रूप देखेगी। अब दुनिया यही देखेगी कि कल तक का जासूस विकास मुजरिम बनकर क्या कर सकता है। सुन, मुजरिम विकास की सबसे पहली शिकार तू है। बोल, इस ट्रांसमीटर पर उस हरामजादे से संबंध स्थापित कैसे होता है? विकास, मैं वो नहीं जो तुम समझे। अभी वह कुछ कहना चाहती थी कि विकास का एक जोरदार घूंसा उसके चेहरे पर पड़ा। चीखती हुई लीना पीछे उलट गई। उसके मुंह से खून बहने लगा, किंतु विकास भला अब कहां रहम खाने वाला था। इस बार उसने झपट कर उसका गिरेबान पकड़ा और दरिंदगी के साथ ऊपर उठाता हुआ कुर्राया। विकास पत्थरों को भी सच बोलने के लिए मजबूर कर देता है। साथ ही विकास के सिर की एक तेज जोरदार टक्कर
लीना के नाक पर पड़ी। बेचारी लीना तड़प उठी। अब वह समझी कि वह किस राक्षस के पंजे में फंसी है। नाक से पूरी तरह खून बहने लगा। विकास ने कुछ भी परवाह न करके इस बार उसकी कनपट्टी पर ऐसा घुसा मारा कि वह चीख कर बेहोश हो गई। की होल से ठाकुर साहब देख रहे थे विकास का दरिंदगी भरा रूप। लड़की के बेहोश जिस्म को उठाया, कंधे पर डाल लिया, बेड से ट्रांसमीटर उठाकर जेब के हवाले किया, फोटो और पत्र भी जेब में रखे और जैसे ही वह दरवाजे की तरफ बढ़ा, ठाकुर साहब दबे पांव ही कुछ तेजी के साथ वहां से हट गए। गैलरी में भागकर वह तीसरी मंजिल तक पहुंचने वाले जीने की आड़ में हो गए। कंधे पर लीना को डाले विकास बाहर निकला। गैलरी में इधर उधर देखा। सन्नाटा पाकर वह लंबे लंबे कदमों के साथ नीचे उतरने के लिए सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। छुपते हुए से ठाकुर साहब उसके पीछे लपके। उनके देखते ही देखते विकास ने लीना को अपनी कार की पिछली गद्दी पर डाल दिया और फिर उसने ड्राइविंग सीट पर बैठकर कार चला दी। ठाकुर साहब की कार वहां से 100 कदम दूर थी। वे काफी तेज चाल से अपनी कार के पास पहुंचे, किंतु इसके बावजूद भी उन्हें इतनी देर तो लग ही गई कि विकास कार सहित सड़क के एक मोड़ पर मुड़ चुका था। जब तक ठाकुर साहब अपनी कार तीव्र वेग से दौड़ाते उस मोड़ पर पहुंचे तो विकास की कार का कहीं पता न था। काफी देर तक सड़क पर विकास को तलाश करते रहे, किंतु परिणाम ढाक के 3 पात। 2:30 बजे ठाकुर साहब विजय की कोठी से थोड़ी दूर ऐसी जगह पर खड़े रघुनाथ के पास पहुंचे जहां से विजय की कोठी पर तो पूरी तरह से नजर रखी जा सकती थी, किंतु कोठी से उन्हें कोई न देख सकता था। विजय की कोठी के चारों तरफ सुपर रघुनाथ ने ठाकुर साहब के आदेशानुसार सादे वस्त्र वालों का जाल सा बिछा रखा था। ठाकुर साहब ने अपनी कार छुपाकर खड़ी की। औपचारिकता के बाद ही उन्होंने सवाल किया, क्या स्थिति है? स्थिति अभी तक तो ठीक है सर, रघुनाथ ने जवाब दिया। चारों तरफ खुफिया विभाग के आदमी फैले हुए हैं। विजय का फोन टैप कर लिया गया है। दोनों और की आवाज टैप हो जाएगी। विजय कोठी पर है, रघुनाथ ने बताया। विजय के बारे में मैंने पूर्ण सिंह से पूछा था। उसने बताया कि वह आज सुबह से ही गायब है और फिर यह कहकर चले गए हैं कि मुर्दा मल कहार और कबर सिंह चमार की लड़की हिंजड़ाबाई से मिलने के लिए जा रहे हैं। यह क्या बकवास है? ठाकुर साहब एकदम उछल पड़े। जी हाँ, रघुनाथ अपनी बौखलाहट पर काबू पाता हुआ बोला। विजय ऐसी ही बकवास करता है। यही उसने पूर्ण सिंह से कहा। पूर्ण सिंह ने मुझसे और मैंने आपसे कह दिया। कहने का मतलब यह है कि ठीक पता नहीं कि वह कहाँ गया है। ठाकुर साहब ने गर्दन हिलाई। बोले, सुनो रघुनाथ, फाइलों का चोर विकास ही है। जी? रघुनाथ उछल पड़ा। हम ठीक कह रहे हैं, ठाकुर साहब का गंभीर स्वर। फाइलों की चोरी उसी ने की है। इतना कहने के बाद वे वह सब कुछ जो अभी अभी वे खुद देख और सुन पाए थे रघुनाथ को बताने लगे। हक्का पक्का सा रघुनाथ सुनता रहा। अवाक सा वह ठाकुर साहब के चेहरे को देखता रह गया। सुनते उसकी आंखें नम हो गई। बोला, इसका मतलब सर कि फाइल उसने मजबूरी में चुराई है? सवाल इस बात का नहीं होता रघुनाथ कि मुजरिम ने जुर्म कौन सा किस मजबूरी से किया है। सवाल है कि विकास ने जुर्म किया, इस जुर्म की सजा उसे मिलेगी, उसे किसी भी कीमत पर माफ न किया जाएगा। आपका मतलब है सर कि यहाँ आते ही उसे गिरफ्तार किया जाए? रघुनाथ ने पूछा। नहीं, ऐसी भूल कभी मत करना। यह हमने कब कहा? ठाकुर साहब ने कहा। यह तो ठीक है कि उसने जुर्म किया है और उसकी सजा उसे हर हालत में मिलेगी, किंतु वक्त से पहले उसे भूल कर भी गिरफ्तार मत करना। हमारा उससे पहला शिकार वह ब्लैकमेलर होना चाहिए जिसके पास उनके फोटो और पत्र हैं। जरा सोचो, अगर विकास को गिरफ्तार किया गया तो मुमकिन है कि वह ब्लैकमेलर यह सोच बैठे कि विकास ने अपने पिता और नाना से मिलकर अपनी गिरफ्तारी का नाटक इसलिए किया है कि उसका काम न कर सके। यह बात दिमाग में आते ही वह फोटो और पत्र किसी अखबार में छपवा दे तो सोचो कि क्या होगा। विकास की तो बात ही दूर, हम सबकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। इसके बाद उनमें कुछ देर तक इसी बारे में बात होती रही। बातें करते वक्त भी उनकी नजर हर पल विजय की कोठी पर ही थी। ठीक 2:45 बजे उन्होंने देखा
विकास की कार विजय की कोठी के अंदर दाखिल हुई। रघुनाथ और ठाकुर साहब छुपे हुए कोठी की तरफ बढ़े। रघुनाथ कोठी के दरवाजे पर पहुंचे तो उन्होंने देखा विकास की कार बाहर खड़ी थी। विजय के कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। छुपते छुपते दोनों कार के पास पहुंचे। ठाकुर साहब ने कार की पिछली सीट पर झांक कर देखा। बोले, लड़की को वह कहीं रख आया है। रघुनाथ चुप रहा, बोलता भी क्या। ठीक 3 बजे अचानक फोन की घंटी घनघना उठी। विकास जैसे इसी के इंतजार में था। उसने झपट कर रिसीवर उठाया और कान से लगा लिया। दूसरी तरफ से बोलने वाला वही स्मगलर था। इस बात का यकीन उन दोनों को विकास के बात करने के ढंग से हो गया। करीब 10 मिनट की लगातार वार्ता के बाद विकास ने रिसीवर वापस क्रेडिल पर रख दिया। कुछ देर फोन के पास खड़ा न जाने विकास क्या सोचता रहा। फिर एकाएक वह लंबे लंबे कदमों के साथ कमरे से बाहर निकल गया। रघुनाथ ने प्रश्न सूचक निगाहों से ठाकुर साहब की तरफ देखा। उसकी निगाहों में सवाल था। अब फिलहाल न तो इसका पीछा करने की ही आवश्यकता है और न ही गिरफ्तार करने की। ठाकुर साहब ने कहा, सबसे पहले हमें टेप सुनना चाहिए। इस वक्त तो हमने सिर्फ वही बातें सुनी है जो इधर से विकास ने कही है। उन बातों से सारी बातें सुनकर ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। इस तरह शाम को 4 बजे कोतवाली के बंद कमरे में, जिसमें कि इस वक्त सिर्फ रघुनाथ और ठाकुर साहब थे, टेप चल रहा था। रिसीवर उठाने की आवाज के साथ ही विकास का लहजा, हेलो, विकास हियर। हा 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 हा। दूसरी तरफ से हंसने की आवाज फिर, मुझे मालूम है कि तुम ही बोलोगे। विजय को तो तुमने भेज दिया है और उस हालत में उसकी कोठी पर से तुम्हारे अलावा बोल भी कौन सकता है। अतः जैसे ही इस तरफ से फोन उठा लिया जाता है, मैं समझ जाता हूँ तुम ही हो सकते हो। विजय को, जो तुम्हारे लिए खतरा बन सकता था, सुबह ही एक जबरदस्त बहाने के साथ कम से कम शाम के 5 बजे तक के लिए भेज दिया है। कह चुका हूं कि मैं काम की बातें सुनना चाहता हूं। विकास का गंभीर स्वर। मेरे कागजात और फोटो मिलेंगे? वे भी मिल जाएंगे विकास बेटे। दूसरी तरफ से कहा गया, ऐसी जल्दी क्या है? पहले सुनो, हमें मालूम है कि तुमने लवलीना को कैद कर लिया है। ना, चौंको मत, ध्यान से सुनते रहो। गिरफ्तार कर ही लिया है तो गौर से सुनो। तुमने ठीक पहचाना, लवलीना हमारी एजेंट है। मगर एक बात पर और भी गौर करो। हमें मालूम है कि तुमने उसे कहाँ कैद कर रखा है। हम चाहे अभी वहां भेजकर लड़की बरामद कर सकते हैं। अभी तक तो तुम पर यही केस बनता था कि लवलीना से तुम्हारे अवैध संबंध थे, लेकिन जानते हो, अब तुम पर उससे भी ज्यादा एक नया जुर्म साबित हो सकता है। एक ऐसा जुर्म जिसके खुलने पर लोग तुमसे बेहद नफरत करने लगेंगे। क्या कहना चाहते हो? सिर्फ यही कि तुम होशियारी के चक्कर में पहले से भी बड़ी एक और बेवकूफ़ी कर गए हो। दूसरी तरफ से गर्वीले स्वर में कहा गया, अब हम तुम्हारे पत्र जलाकर राख कर सकते हैं, सिर्फ फोटो ही काम आएंगे। अब केस अवैध संबंध का नहीं, अपहरण और बलात्कार का बनेगा। तुमने बलात्कार किया, उसका फोटो है। लवलीना का बयान होगा कि तुमने जबरन उसका अपहरण किया और बलात्कार किया। दूसरे सबूत के तौर पर लड़की को पुलिस तुम्हारी कैद से प्राप्त करेगी। बोलो, बन गया ना अपहरण और बलात्कार का केस? सुप्रिंटेंडेंट का लड़का जब इस केस में फंसेगा तो कितना मजा आएगा। बको मत, विकास गुर्रा उठा। सीधी बात बोलो कि चाहते क्या हो। हम ये नहीं चाहते कि लवलीना को अपनी कैद से मुक्त करो। दूसरी तरफ से आवाज आई, क्योंकि इस बात से हमारी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक लवलीना तुम्हारी कैद में है, तब तक हम तुम पर दूसरा केस भी लगा सकते हैं। हमें मालूम है कि तुम्हारी कोशिश उसे टॉर्चर करके हमारा पता पूछने की रहेगी, लेकिन तुम सोच सकते हो कि जब हमें इतना सब कुछ मालूम है तो हमने इंतजाम कर लिया होगा। तुम समझ सकते हो कि जो पता वह बताएगी हम उस पर मिल सकते हैं। खैर, तुम बहुत बेचैन हो। अब काम की बात सुनो। आज की रात तुम्हें फाइल नंबर 14 वहां से चुरानी है। मैं अब कोई फाइल नहीं चुराऊंगा, विकास कुर्राया। बकवास नहीं बेटे। दूसरी तरफ का लहजा सख्त हो गया। हमें मालूम है कि तुम इस चक्कर में हो कि अगर हमारे पास से तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत निकल जाएं, तो तुम हमारा अंजाम वही करो जो आज तक अपने दुश्मनों का करते आए हो। लेकिन याद रखो,
अभी हमारे पास इतना मसाला है कि कल के अखबार में लोगों की दिलचस्पी बढ़ा सकते हैं। एक क्षण सन्नाटा। कदाचित इस बीच विकास ने कुछ सोचा था। फिर उसकी आवाज, खैर इस बार मेरी भी एक शर्त होगी। हम जानते हैं कि बड़े बड़े अपराधियों, चीन, पाकिस्तान, अमेरिका और इंग्लैंड जैसे देशों को कपकपा देने वाला लड़का इस वक्त कोई शर्त रखने की स्थिति में है तो नहीं, लेकिन फिर भी सुन लेते हैं। अगर वाजिब हुई तो मान भी लेंगे। इस बार सौदा हाथ के हाथ होगा। मैं तुम्हें फाइल दूंगा। मैं उसी वक्त अपनी सारी चीजें तुमसे वापस लूंगा। दूसरी तरफ से बोलने वाला ब्लैकमेलर बहुत जोर से हंस पड़ा। बोला, कदाचित यह सोच रहे हो कि अपनी चीजें कब्जे में करते ही तुम हमसे निपट लोगे। खैर, मंजूर है हमें। अपना इंतजाम हम खुद कर लेंगे। फिर कल के अखबार में तुम एक फाइल चोरी होने की खबर पढ़ लोगे। याद रखना, फाइल नंबर 14। इन शब्दों के साथ ही एक झटके के साथ संबंध विच्छेद हो गया। रघुनाथ ने टेप बंद कर दिया। कुछ देर तक वे दोनों न जाने क्या सोचते रहे। फिर ठाकुर साहब बोले, वाकई इस बार विकास फंसा तो गलत ही है। अपनी करतूतों से फंसाना। रघुनाथ क्रोध में गुर्राया। उस लड़की के चक्कर में विकास पर गुस्सा करने से अच्छा यह होगा रघुनाथ जी कि हम विकास को इस जाल से निकालने की बात सोचें। ठाकुर साहब ने कहा, जानते हो कि एक बार ब्लैकमेलर के शिकंजे में जो पड़ जाता है वह जिंदगी भर छटपटाता रहने के बाद भी नहीं निकल पाता। अगर कुछ किया ना गया तो विकास भी उसके शिकंजे में फंसा ही रहेगा। विकास भी आखिर करे क्या? हम सबकी इज्जत की खातिर वह फंसा हुआ है। हमें कुछ सोचना चाहिए। सोचना क्या चाहिए सर? रघुनाथ की स्थिति बेहद नाजुक थी। कमबख्त को पकड़कर अंदर कर दो। नहीं, यह ठीक नहीं होगा। खैर, फिर सोचेंगे। ठाकुर साहब ने कहा, फिलहाल फाइल नंबर 14 की हिफाजत का इंतजाम करना है। अभी इस बारे में किसी को कुछ मत बताना। रघुनाथ सिर्फ गर्दन हिलाकर रह गया। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।